वेलकम। हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और इस लेक्चर में हम पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे बहुत ही इजी वे में। तो ये लेक्चर बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे मिस ना करें, बिल्कुल बिल्कुल पूरा लेक्चर आप जरूर देखें। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो जैसा कि आपने ज़रूर सुना होगा कि बदलाव प्रकृति का एक नियम है। मार्टिन लूथर किंग ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी कि दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर तुम चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन ठहरो नहीं। तो उसी तरह बदलाव हमारे आसपास होते रहते हैं। हमने ज़रूर देखा होगा रोज़ अपने लाइफ में कि हमारे पास कभी मौसम बदलता हुआ दिखता है, तो कभी हमें टेम्परेचर में चेंज दिखाई देता है, कभी लोहे में रस्टिंग देखा है हमने। ये सारे चेंजेस हैं और इन सारे चेंजेस को हम बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू चेंजेस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम कैसे इन चेंजेस को क्लासिफाई करें, कैसे हम बता पाएंगे कि ये चेंज फिजिकल है या केमिकल। तो साइल स्टार्ट करते हैं। फिजिकल चेंजेस, ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फर्स्ट, नो न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म, मतलब कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब चेंज तो होगा, चेंज लेकिन शेप में होगा, साइज में होगा, कलर में होगा, बट उसका जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में चेंज नहीं होगी। Whereas chemical change में a new substance with a new property is formed, मतलब एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जिसकी अपनी कोई नई प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड पॉइंट, केमिकल फिजिकल चेंज में जो कंपोजिशन होता है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल की हम बात कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है वो सेम रहेगा। अगर पहले वो H2O है तो बाद में भी वो H2O ही रहेगा। जैसे एग्जांपल में वाटर का बॉइलिंग, वाटर बॉयल करने से पहले लिक्विड स्टेट में रहता है, उसका फॉर्मूला होता है H2O, और जैसे वाटर वेपोराइज होगा उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। सेकेंड, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होगा केमिकल चेंज में, मतलब कोई नया कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे तो फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, जिस स्टेट में था ओरिजिनल स्टेट में वापस हम जा सकते हैं। बट केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल, जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल्स है, अगर उसमें एक बार चेंज आ गया तो दोबारा वो अपने इनिशियल स्टेट में कभी नहीं जा सकता। इसको आप समझ सकते हैं, अगर आइस है, अगर हम आइस को फ्रिज से बाहर निकाल दें तो वापस से वो अपने इनिशियल स्टेट यानी लिक्विड वाटर में आ जाएगा। लेकिन अगर एक बार लोहे में रस्टिंग हो गई तो उस रस्टिंग वाले लोहे से हमें वापस प्योर आयरन नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, फिजिकल चेंज टेम्पररी होता है, अगर एक बार चेंज आ गया वापस से इनिशियल स्टेट में चला जाएगा, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए होता है। बट केमिकल चेंजेस परमानेंट, फिजिकल चेंज में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन या ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होता है। जबकि केमिकल चेंज का मतलब ही होता है चेंजेस एट मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब कि न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, और अगर बॉन्ड बनेंगे या बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी भी रिलीज जरूर होगी। और लास्ट हम बात करेंगे फिजिकल चेंज में जो चेंज आते हैं वो उनके सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आने वाले चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, और वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, शेप, साइज एंड कलर। वेयर एज केमिकल चेंज में जो चेंज आते हैं दोनों में आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आइए डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। गेस करिए आपकी फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। सबसे पहला, बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब वाटर बॉयल करते हैं तो उसका सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता, ना ही उसका कोई मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होता है। मतलब कि लिक्विड वाटर का फॉर्मूला भी H2O ही है, और वेपर के फॉर्म में जब वाटर जाता है उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, टेम्पररी चेंज है ये। इसका मतलब ये कौन सा चेंज
होगा? जी हाँ, बिल्कुल, फिजिकल चेंज। नाउ द नेक्स्ट, बर्निंग वुड। अगर हम लकड़ी को जला रहे हैं तो हम देखते हैं कि लकड़ी के अंदर जो कार्बन होता है कंटेंट, जो मोस्टली वो कार्बन चेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस के फॉर्म में, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज आ रहा है। दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यस, और इस केमिकल चेंज इसलिए भी क्योंकि ये टेम्पररी नहीं होता बल्कि परमानेंट होता है और ये इरिवर्सिबल है। एक बार अगर लकड़ी से आपको ऐश मिल गई तो उस ऐश से हमें वापस से वुड नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, दीज आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। इन सब में सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होगा, साइज चेंज होगा, बट उसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ फूड, जैसा कि आप जानते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, और वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसको ब्रेक करते हैं, उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में ले आते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब वो कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज। नेक्स्ट, जितने भी फेस चेंज हैं, चाहे वो मेल्टिंग हो, फ्रीजिंग हो, बॉइलिंग हो, कंडेंसेशन हो, ये सारे के सारे फिजिकल चेंज में आते हैं। कुकिंग एंड एग, अगर हम एग को कुक करते हैं तो एग के अंदर जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर्ड होगी, मतलब कि ये भी कौन सा चेंज होगा? बिल्कुल, केमिकल चेंज। एंड द लास्ट, रॉटिंग, बर्निंग, रस्टिंग, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। आप समझ सकते हैं इसको, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज होगा। अगर एक बार रस्ट हो गया उसके बाद दोबारा हमें उससे आयरन नहीं मिल सकता। और एक आपके लिए क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ कैंडल, आप बताइए फिजिकल है या केमिकल है? यस, फिजिकल भी है और केमिकल भी है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। ओके, तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। ये तो इस चैप्टर का सब टाइटल भी है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आप जान लीजिए, केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर। अगर कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाए उसे ही तो कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन बोलेंगे इसे। केमिकल रिएक्शन का मतलब अगर कोई एक सब्सटेंस जो दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, और जो सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। वेयर एज जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा केमिकल रिएक्शन के दौरान उसे कहते हैं प्रोडक्ट। The new substance formed as a result of chemical reaction is called product। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन will form कार्बन डाइऑक्साइड। Here कार्बन एंड ऑक्सीजन both are termed as reactant, whereas कार्बन डाइऑक्साइड is termed as product। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हम कैसे पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है, केमिकल चेंजेस लीड्स टू अ केमिकल रिएक्शन। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज हो रहा है मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल चेंज को ही तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इसको पहचानने के लिए आपको जो इसके 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसे याद रखना होगा, और वो 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट, अगर सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है। सेकंड, चेंज इन कलर, उसके कलर में कोई चेंज आ रहा है, मतलब रिएक्टेंट किसी और कलर का था, आपने उसमें कुछ और मिक्स किया और उसका कलर इंडिकेट किया, कलर चेंज हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है मींस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए और डिक्रीज कर जाए, इसके बेस पे हम केमिकल रिएक्शन को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी आगे पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी 2 सब्सटेंस को मिक्सअप करने पे कोई गैस इवॉल्व हो जाए मतलब उसके अंदर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को आपस में मिक्सअप किया और मिक्सअप करने की वजह से कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे बीकर के या फिर टेस्ट ट्यूब के नीचे कलेक्ट हो गया तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस टर्म को बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये 5 चीजें जो इंडिकेट करेंगी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, किसी किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिल सकती हैं। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम कुछ एग्जांपल लेकर डिस्कस करेंगे कैसे हम उस स्टेट को समझ पा रहे हैं, क्या क्या चेंज आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट हमारा था केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है उसका पता लगाने के लिए आप देखेंगे कि अगर रिएक्टेंट के स्टेट में कोई चेंज आ जाए तो आइए सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है व्हेन वैक्स इज बर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ कैंडल देन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब हम मोम को जलाते हैं, मोम अगर हमारे पास मोमबत्ती का मोम है उसे हम बर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। नो आप बताइए जब आपने स्टार्टिंग में वैक्स लिया तो किस स्टेट में रहा होगा? बिल्कुल सॉलिड के फॉर्म में रहेगा और वो सॉलिड से पहले मेल्ट करेगा, लिक्विड के फॉर्म में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में जाएगी? बिल्कुल हाँ, यस, गैस के फॉर्म में। इसका मतलब कि कंबस्शन रिएक्शन अगर हम कराते हैं वैक्स का तो जो फिजिकल स्टेट होता है दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वैक्स चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का। नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज इन कलर। आपको देखना होगा कलर में भी अगर चेंज आ रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है वो। तो यहां पर आप एग्जांपल ले रहे हैं सिट्रिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। तो सिट्रिक एसिड को अगर आप पर्पल कलर के पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो मिक्स करने के बाद जो कलर है पोटेशियम पर मैग्नेट का वो डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब कोई ना कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं सिट्रिक एसिड C6H8O7 citric acid when react with potassium permanganate KMnO4 it will form HMnO4 यानी कि कलर जो था पर्पल वो क्या हो गया? डिसअपियर। ये इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन के होने का। एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज इन टेम्परेचर। मैंने आपसे बताया था कि टेम्परेचर के बेस पे हम लोग रिएक्शन को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, एंड द इंडोथर्मिक रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूं, एक्सोथर्मिक, एक्सो मींस होता है बाहर, मतलब हीट निकल रही है, बाहर जा रही है, और एंडोथर्मिक, एंडो मींस अंदर आ रही है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ इंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज हो रही है, मतलब दो सब्सटेंस को आपने मिक्स किया, मिक्स करते ही टेम्परेचर बढ़ गया, उस कंडीशन पे हम बोलेंगे उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जब आप मार्केट से क्विक लाइम लाते हैं, क्विक लाइम यानी कि CaO जो चूना हम लाते हैं अगर कभी व्हाइट वॉशिंग करने के लिए अपने वॉल पे, तो हम उसमें जैसे वाटर मिक्स करते हैं हम देखते हैं कि जो बकेट जिसमें हम रख के ऐसा काम कर रहे होते हैं उस बकेट का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, उसमें से हीट निकलती है। मतलब वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, विच इज CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम बोलते हैं, इसमें हमने वाटर मिक्स किया H2O, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका इस्तेमाल करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, बुझा हुआ चूना इसे बोलते हैं। स्लेक्ड लाइम भी इसका सेकंड नेम है। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट रिलीज होगी। और इसका जो अनदर एग्जांपल है विच इज जिंक में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर देंगे तो हम देखेंगे जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा और साथ में हीट भी निकलेगी। हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड मिक्स करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, इसमें जब आप अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को मिक्स करेंगे तो इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको बाहर से हीट देना पड़ेगा, तब ये फॉर्म करेगा बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस H2O। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देना पड़ रहा है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक बहुत ही ज्यादा बार आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जिसमें हम लोग हीट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तो ये रिएक्शन जो आप देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस water in presence of sunlight and chlorophyll will produce glucose and oxygen. It is an example of endothermic reaction. तो चलिए हम बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन कैसे पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? इसका जो फोर्थ है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब आप दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को आपस में मिक्स करते हैं और मिक्स करने पे कोई एक गैस इवॉल्व हो रही है तो उसे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जब आप जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं इट विल प्रोड्यूस जिंक सल्फेट अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट आप कैसे डिटेक्ट करेंगे वो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है इस रिएक्शन में? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर जानी है। अगर वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करे मतलब वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन। नाउ हम बात करेंगे फिफ्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम कैसे पता लगाएंगे प्रेसिपिटेट होता क्या और ये क्या है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ योर वेसल इन विच यू आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। आप जिस वेसल के अंदर, जिस बीकर या टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके बॉटम पे जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर आप बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्सअप कर दें तो इट विल फॉर्म अ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो एक व्हाइट रंग का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे, उसे बोलेंगे हम बेरियम सल्फेट। और एक बहुत जरूरी बात, ये प्रेसिपिटेट अलग अलग कलर्स के होते हैं और ये अलग अलग सब्सटेंस को इंडिकेट करते हैं। इस कलर का चार्ट आप एकदम वीडियो के लास्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक बहुत ही इजी सा इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है, अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक वाइट कलर का पाउडर मिलेगा जिसे बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और साथ में जो मैग्नीशियम का रिबन जब बर्न होगा तो ये वाइट कलर की बहुत ही डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, डैजलिंग फ्लेम। तो दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इसमें आपके पास एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम लोग क्लीन क्यों करते हैं? सैंड पेपर के साथ। तो इसका आंसर आप याद रखें बच्चों कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स है, तो वो क्या करता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने ऊपर बनाता है मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके। मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके वो अपने ऊपर क्या करता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। और हमें इस लेयर को क्लीन करना होता है सैंड पेपर से, ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रैपिडली रिएक्ट कर सके। So the magnesium ribbon usually has a coating of basic magnesium carbonate on its surface by slowly action of moist air. Before burning, magnesium ribbon is cleaned with sandpaper to remove protective layer of basic magnesium carbonate, so it reacts rapidly with oxygen of air. अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? कुछ और नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शन के लिखने के वे को बोलते हैं। द वे टू राइट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन बट विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। रिएक्शन देखिए, केमिकल इक्वेशन को से पहले आप ये देखिए वर्ड इक्वेशन। अगर हमें मान लीजिए सपोज रिएक्शन कराना है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का, तो हमें इस वर्ड में लिखना पड़ेगा ZiNC प्लस मेटल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इट विल टेक मोर टाइम और ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा, टाइम कंज्यूम होगा। इस टाइम को सेव करने के लिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल्स फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, इससे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन लिखते समय इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना होगा कि हमेशा केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को इंडिकेट करते हैं और रिएक्टेंट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जबकि प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड में। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक सिंगल हेडेड एरो लगाते हैं। और अगर रिएक्टेंट की संख्या एक या एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। और अगर प्रोडक्ट भी संख्या अगर एक या एक से ज़्यादा है तो हम उसमें क्या लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। तो हम इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। यस, अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकंड को बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बैलेंसिंग एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स की क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, आपको ये सीखना है बहुत ही कम समय में। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट्स विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट जो होते हैं वो चेंज किस में होंगे, प्रोडक्ट में। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल है तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बट अगर उनका मास इक्वल नहीं है सो सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो हम बैलेंसिंग करते हैं ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने एक रिएक्शन कराया हुआ है CH4 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O। क्वेश्चन ये क्या ये बैलेंस है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखिए एरो के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या है 4, जबकि एरो के राइट साइड में हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है 2। तो मतलब बैलेंस नहीं है। अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है या कोई भी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट बैलेंस नहीं है मतलब वो ओवरऑल रिएक्शन भी क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले तो स्टेप्स देख लीजिए, लेकिन इसी वीडियो में मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि बिना स्टेप लिखे आप 2 मिनट के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वो ये होगा कि आप लिस्ट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड ऑफ एरो। मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेटली आप लिख लीजिए। रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट साइड में कौन से एलिमेंट्स कितने काउंटिंग में हैं। तो मैंने क्या किया, एक चार्ट तैयार किया, इधर लिखा रिएक्टेंट इधर लिखा प्रोडक्ट, और मैंने काउंट किया इस एरो के इस साइड रिएक्टेंट वाले साइड में कितने कार्बन है, देयर इज 1 कार्बन, वेयर एज प्रोडक्ट साइड में भी कुल मिलाकर 1 ही कार्बन है। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। फिर मैं लिखूंगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देख सकते हैं आपके 4 है, जबकि इस साइड में इनकी संख्या 2 है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। एंड द लास्ट ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में एरो के लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है, जबकि एरो के राइट साइड में भी 2 इसमें और +1 3 ऑक्सीजन आर देयर। तो ये हो गया आपका, पहले लिस्ट कर लिया आपने नंबर ऑफ एटम्स। नाउ जो सेकंड स्टेप आपका है वो है ड्रॉ करिए आप बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। वो इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आपको इस बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। बच्चे यही गलती करते हैं, अगर कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 कम होती है तो बच्चे इस कार्बन पे यहाँ पे 2 लिख देते हैं, वो कि बिल्कुल गलत है। आपको बॉक्सेस ड्रॉ करने लेना है हर फॉर्मूला के बाद, हर फॉर्मूला को बॉक्स के अंदर लिखना, और ध्यान ये देना है कि आपको इन बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। Now the step number 3, start balancing with the compound that contain maximum number of atoms। आप बैलेंसिंग स्टार्ट उन कंपाउंड से करेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा। आप देखिए पहले बॉक्स में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, टोटल 5 एटम्स हैं। सेकंड बॉक्स में 2 ऑक्सीजन 2 एटम है, थर्ड बॉक्स में 3 एटम है और फोर्थ बॉक्स में भी 3 एटम है। तो आप स्टार्ट किससे करेंगे, CH4 से करेंगे। तो आइए इस बॉक्स में मैं देखता हूं कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, लेफ्ट साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में 1 कार्बन है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 कार्बन ही है, मतलब कार्बन आपका ऑलरेडी बैलेंस है। हम बात करेंगे हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में आपके पास हाइड्रोजनों की संख्या है 2। तो आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और ध्यान देंगे आप इस बात का कि बैलेंसिंग में आपको प्लस माइनस डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर जिस साइड में डेफिशिएंट होगा, किसी की कमी होगी, वहां पे सुटेबल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, मैं इस 2 को 2 से इंटू करूंगा, मेरा 4 आ जाएगा, मतलब दोनों बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम जाएंगे प्रोडक्ट साइड में, देखेंगे कितने हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन जहां पर थे उस ब्रैकेट के बाहर 2 से इंटू कर दीजिए। तो
तो हाइड्रोजनों की संख्या बैलेंस हो गई। एंड द लास्ट आपको बैलेंस करना ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया इस पूरे ब्रैकेट को, तो मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन में भी होगा। मतलब हाइड्रोजन तो 4 हो गए, लेकिन अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो जो 2 + 1 था पहले, वो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई के बाद 2 + 2 दैट इज 4। ऑक्सीजन की काउंटिंग हो गई 4। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है। तो आप क्या करेंगे, इस 2 के बाहर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पे कर दिया, और ये दोनों क्या हो गए आपके, बैलेंस। तो आइए ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, इनको हम बैलेंस करेंगे डायरेक्टली, बिना कोई स्टेप लिखे डायरेक्टली बैलेंस करना आपको मैं सिखा रहा हूँ। बस 2 मिनट आपको लगेंगे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने में। पहला काम आप ये करिए कि सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनको ब्रैकेट में लिख दीजिए, उनको बॉक्सेस ड्रॉ कर दीजिए अराउंड ईच फॉर्मूला। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप पहले बॉक्सेस ड्रॉ मैंने कर लेंगे अराउंड ईच फॉर्मूला, मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जनरली हम लोग लास्ट में बैलेंस करेंगे, और जो अदर एलिमेंट्स उसे हम पहले बैलेंस करेंगे। तो पहले वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जिंक है और इस साइड में भी एक जिंक है, मतलब जिंक ऑलरेडी बैलेंस है। क्लोरीन की हम बात करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1 है जबकि यहाँ पर 2 है। तो जहाँ पर डेफिशिएंट होगा वहाँ बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सुटेबल नंबर से। तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन की काउंटिंग क्या हो गई, बैलेंस। यहां पर 2 क्लोरीन और यहां भी 2 क्लोरीन। अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर 2 है और ये ऑलरेडी 2 है, मतलब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। Now the second equation, C5H12 plus O2 will give CO2 plus H2O। तो इसमें आप देख सकते हैं कार्बन की काउंटिंग यहाँ पर 5 है जबकि इस साइड में एक कार्बन है। सबसे पहले आप कार्बन को बैलेंस करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 5 ऑन द प्रोडक्ट साइड। ये कार्बन आपका हो गया बैलेंस। नाउ लेट्स चेक हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 12 जबकि इस साइड में कितने हैं, 2 है। तो मुझे उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 12 आ जाए। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तो मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। और फाइनली हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। यहाँ पर कुल काउंट करिए आप, 5 2 10 और प्लस 6, तो 6 + 10 16 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पे 2 है। अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। 2 मिनट से भी कम लग रहे हैं आपको बैलेंस करने में। ये आपका है थर्ड इक्वेशन जिसे मुझे बैलेंस करना है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि FeCl3 + NH4OH विल गिव FeOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl। तो Fe की काउंटिंग कितनी है, 1, और इस साइड भी 1, मतलब ऑलरेडी बैलेंस है। Cl यहाँ पर 3 है जबकि यहाँ पर Cl की काउंटिंग 1 है। तो मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे पहले 3 से इंटू करूँगा डेफिशिएंट साइड में, मेरा Cl बैलेंस हो गया। नाउ लेट्स चेक NH4। NH4 यहाँ पे ये 3 से इंटू होगा, मतलब NH4 जो ओवरऑल होगा वो पूरा का पूरा 3 है जबकि इस साइड कितने हैं, 1। तो मैं इसको 3 से इंटू करूंगा, मेरा NH4 भी क्या हो गया, बैलेंस। और लास्ट है मेरे पास OH। तो OH आप देख सकते हैं एक साथ मैं 2 एलिमेंट को ले रहा हूं क्योंकि एक जेन्युइन फॉर्मूला है ये। तो हाइड्रोक्साइड बोलते हैं OH को। तो OH की काउंटिंग यहाँ भी थी और इस साइड भी कितने हैं, 3, मतलब OH भी बैलेंस हो गया। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 4th नंबर में हम बात करेंगे S8 + F2 विल गिव SF6। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सल्फर को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर सल्फर का जो काउंटिंग है वो है 8 जबकि यहाँ पर है 1। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इट विल 8 सल्फर। बट यहाँ पे ध्यान ये देना है बच्चों की जो बॉक्स के अंदर नंबर दोनों को मल्टीप्लाई होगा। तो अगर सल्फर की संख्या 8 होगी तो फ्लोरीन 8 × 6 48। अब यहाँ पे 2, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 से और ये हो गया बैलेंस। नाउ द लास्ट, इसमें आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे Al को। तो Al यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो मैं जो Al1 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से और इट विल चेंज इनटू 2Al। अब यहाँ पे दोनों Al बैलेंस हो गए हैं। नाउ हम चेक करेंगे कार्बोनेट, बट यहाँ पे कार्बोनेट जो आयन के फॉर्म में, रेडिकल के फॉर्म में दोनों साइड नहीं है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे कार्बोनेट है। तो हम ध्यान देंगे जहाँ पे दोनों रेडिकल अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होते हैं उन्हें एक साथ ही बैलेंस कर लेना चाहिए, उन्हें एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉस्फेट के लिए, देखिए यहाँ पे फॉस्फेट की संख्या PO4 1 है और यहाँ पर PO4 2 है। तो हम फॉस्फेट को बैलेंस कर लेते हैं, 2 लगा देंगे यहाँ पे, तो फॉस्फेट आपका बैलेंस हो गया। नाउ
लेट्स चेक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने हम जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर इनकी संख्या 2 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। और फाइनली हम बैलेंस करेंगे कार्बन। कार्बन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन मेरा बैलेंस हो गया 3। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन की काउंटिंग क्या है। ऑक्सीजन 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 8 प्लस 9 दिस इज 17 ऑक्सीजन यहाँ पर है। और इस साइड कितने हैं 2 4 जा 8 प्लस 6 14 14 प्लस 3 17 ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया। नाउ अब हम देखेंगे किसी भी रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 मेथड्स है, पहला आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट करिए। फिजिकल स्टेट का मतलब वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, एक्वस है या गैसेज स्टेट में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सिंपल सा रिएक्शन लेके। देखिए जिंक मैंने क्या किया है, सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है उसके फिजिकल स्टेट को स्मॉल ब्रैकेट में। एस फॉर सॉलिड स्टेट, AQ मीन्स एक्वस, L मीन्स लिक्विड और G मीन्स गैसियस स्टेट में। तो देखिए जिंक जो होता है जनरली सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो मैंने स्मॉल s लिख दिया ब्रैकेट में। जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस। एक्वस मीन्स होता है वाटर के साथ मैंने उसका सॉल्यूशन फॉर्म किया है, तो H2SO4 एक्वस फॉर्म में है। और ये इल्ड करेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट जो ऑलरेडी किसमें है, एक्वस फॉर्म में है। साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। गैस के लिए आप चाहें तो अपवर्ड एरो बना सकते हो, वो इंडिकेट करेगी गैस इवॉल्व होकर ऊपर जा रही है। एंड द सेकेंड बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। आपको बताना होगा कि रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट रिलीज हो रहा है। अगर हीट रिलीज हो रहा है तो प्रोडक्ट के बाद आप प्लस लगा के हीट लिख देंगे, और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये रिएक्शन का जो एरो होगा इसके ऊपर आप हीट या डेल्टा का साइन बना देंगे। और थर्ड होता है आप इंडिकेट करें कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन। इसमें आप मेंशन करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि देखिए एक हैबर प्रोसेस से अगर हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो इसके लिए आपको 450 से 560 या 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना पड़ता है। और साथ में प्रेशर आप लगाते हैं इसमें 200 ATM प्रेशर, और इसमें कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं आयरन। तो ये हो गया रिएक्शन कंडीशन। कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों, कैटलिस्ट का मतलब वह सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे बिना उस रिएक्शन में यूज हुए, इसे बोलते हैं कैटलिस्ट। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा लास्ट हेडिंग जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसको हम फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन एंड फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से कोई एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट है। दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Another example, magnesium plus oxygen will produce magnesium oxide। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। नाउ हमारा सेकंड टाइप है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन इसका मतलब होता है दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, जिसमें एक रिएक्टेंट होता है और वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसे बोलते हैं डीकंपोजिशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन, अगर हम इसे हीट कर देंगे तो इट विल ब्रोकन डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक रिएक्टेंट 2 में ब्रेकअप कर दे रहा है, टूट जा रहा है, स्प्लिट अप हो जा रहा है, इसे बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन ध्यान इस बात का देना आपको कि डीकंपोजिशन अपने से नहीं होगा, इसके लिए मुझे या तो हीट या तो लाइट या तो इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी। तो इस बेस पे हम इसको फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। तो ये रहे आपके तीनों टाइप ऑफ
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, जब कोई एक रिएक्टेंट स्प्लिट करता है, टूटता है हीट से, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या किया हुआ, मैंने FeSO4 लिया, फेरस सल्फेट, और इसको हीट किया। फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है, अगर इसे आप हीट कर देंगे तो ये टूट जाएगा, किसमें, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन में आपको सल्फर, बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी, जो कि इंडिकेशन है SO2 गैस के फॉर्मेशन की। तो ये एक एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। और दूसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें कि डिकम्पोजिशन हम कराते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करके। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल, अगर आप H2O मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रोड लगा दें, कैथोड और एनोड, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो आप देखेंगे जो हाइड्रोजन गैस होगी और ऑक्सीजन गैस होगी, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जाके कलेक्ट हो जाएगी, मतलब डिकम्पोज हो गई। एंड द लास्ट, photochemical decomposition, when decomposition is carried out by light, this is called photochemical decomposition। जब कोई सब्सटेंस टूट जाता है लाइट की वजह से, तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर इस पे आपको लाइट डाल देंगे आप, सनलाइट, तो उस कंडीशन में ये ब्रेक कर जाएगा, सिल्वर, ग्रे कलर का एक सिल्वर मिलेगा आपको, और साथ में ब्रोमीन गैस के फॉर्म में रिलीज होगी। और सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट में, इसीलिए जब भी हम नेगेटिव को धुलवाने का काम करते हैं तो एकदम अंधेरे डार्क रूम में होता है, क्योंकि अगर उस पर लाइट पड़ेगा तो टूट जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा वो कंपाउंड। हम बात करेंगे हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस हो जाना, हट जाना, मतलब किसी को उसके प्लेस से हटा के वहां पर खुद लग जाना। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर फ्रॉम देयर सेल्फ सॉल्यूशन। जनरली जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब तू हट मैं बैठूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉपर सल्फेट के अगर एक्वस सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसमें जब हम आयरन की नेल्स डाल देते हैं तो ये आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, आपको अभी मैं बता रहा हूं रिएक्टिविटी सीरीज आप कैसे चेक करेंगे, कैसे याद करेंगे। तो आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा के वहां पे खुद लग जाएगा, एंड इट विल फॉर्म FeSO4, साथ में मिलेगा Cu, आपको सेपरेट हो जाएगा, उसको निकाल के अलग कर देगा, ये हटा देगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरा आप देख पा रहे हैं, अगर हम जिंक को HCl में डाल देंगे तो यहां पे देखिए जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी जगह पे खुद लग जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कैसे मैं याद करूंगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमेशा जो ऊपर वाले होते हैं वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले मोर रिएक्टिव, नीचे वाले लेस रिएक्टिव। याद करने का आसान तरीका, पुलिस ऑफ स्कॉटलैंड कैच मोहम्मद अली जिन्ना इन लंदन। P फॉर पोटेशियम, स्कॉटलैंड, सोडियम, कैल्शियम के लिए कैच, मोहम्मद के लिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के लिए अली, जिन्ना के लिए जिंक, आयरन के लिए इन, और लंदन मतलब लेड। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज को। नाउ हमारा चौथा टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। इसका मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो मेटल्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें अपने सॉल्ट में से। जैसे आप देख पा रहे हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। अगर बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस करे और सोडियम बेरियम को, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या करेगा, बेरियम को डिस्प्लेस करेगा और खुद वहां पे जाके NaCl फॉर्मेशन कर लेगा। तो बेरियम जो कि खाली Ba2+ आयन के फॉर्म में निकलेगा, वो जाके सल्फेट से बॉन्ड बना लेगा एंड इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। इसी के अंदर एक कैटेगरी आती है, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट अलोंग विद वाटर। जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करेगा, ये बनाता है सॉल्ट और साथ में मिलता है हमें वाटर। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको अगर हम NaOH से कराते हैं जो कि बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल फॉर्म सॉल्ट NaCl प्लस H2O। और ये है हमारा फिफ्थ और लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरा है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। अगर इसी का ठीक रिवर्स, इसी का ठीक उल्टा, अगर हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसे बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और अगर ये दोनों रिएक्शन साथ में होंगे तो उसे बोलते हैं कलेक्टिवली हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन।
when those oxidation and reduction occur simultaneously। जनरली अगर दो रिएक्टेंट हैं तो उसमें अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा आपका रिड्यूस होगा। मतलब अगर एक का होता है ऑक्सीडेशन तो दूसरे का जरूर होगा क्या, रिडक्शन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको समझना होगा कि इस रिएक्शन के अंदर किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड, जब आप कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन कराएंगे H2 के साथ तो इट विल फॉर्म Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे आपको नेट चेंज पता करना है। CuO कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है Cu। अगर कॉपर ऑक्साइड से Cu बन रहा है मतलब ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका हो रहा है रिडक्शन। और नेक्स्ट अब देखेंगे हाइड्रोजन, H2 से H2O लग रहा है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ये पता लगाना आना चाहिए इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आप बहुत ही सिंपल वे में पता लगा सकते हो। बस आप एक चीज याद रखिए कि जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका होगा रिडक्शन वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। H2S प्लस Cl2 विल गिव सल्फर प्लस HCl। तो यहाँ पे देखिए Cl2 से HCl लग रहा है मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस सिंपल। और दूसरा इसी एग्जांपल में आप देखिए H2S से सल्फर बन रहा है मतलब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इस कंपाउंड का। तो जिस कंपाउंड का होगा ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। फाइनली हम इस चैप्टर के एकदम लास्ट हेडिंग तक पहुंच गए हैं जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है। तो देखिए ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो पता है जब लाइफ बनी, यूनिवर्स बनी तो हमारे पास लाइफ सपोर्टिव ऑक्सीजन नहीं था। यही रीज़न है कि आज हमारे पास डाइवर्स वैरायटी देखने को मिलती है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन का होना भले हमारे लाइफ के लिए आवश्यक है लेकिन ये आज लाइफ की डाइवर्सिटी को फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड कह लीजिए है, मॉलिक्यूल है जो कि किसी भी बड़े से बड़े सब्सटेंस कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकता है, उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए फूड के अंदर जो भी ऑयल या फैट होते हैं वो स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज होने की वजह से उस फूड से फाउल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। ऐसे खाने को खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी ऑफ फूड। और इसको बचाने के लिए हम उन खानों में एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं जो उस खाने को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट के आपको नेम याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज BHA एंड सेकंड वन इज BHT। BHA मींस ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT इज द ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्वीन। उसके अलावा अगर हमें अपने फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकना है तो हम ऐसे फूड जिसमें ऑयल होते हैं या फैट होते हैं हम उसको नाइट्रोजन गैस में प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड की जो ब्रेकिंग एनर्जी होती है बहुत हाई होती है। तो ये फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकेगा। एंड द नेक्स्ट, या तो अगर आपको फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकना है तो आप उसे रेफ्रिजरेटर में रखिए, उससे भी आपका फूड खराब नहीं होगा, लंबे समय तक स्टोर रह सकता है। और एक और मेथड है, अगर आपके पास फूड मॉलिक्यूल्स है तो उसे आप लाइट से दूर रखिए, फूड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। एंड फाइनली मिल्क को प्रिवेंट करने के लिए आप पास्चुराइजेशन नाम का एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसे लुइस पास्चर ने खोजा था, आप उसके थ्रू उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, पहले मिल्क के प्रोडक्ट या मिल्क को हम लोग हीट करते हैं, उसके बाद उसे कूल करते हैं, लंबे समय तक ऐसे हम मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हैं। ना सिर्फ फूड बल्कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो भी स्लोली डिग्रेड होते हैं, नष्ट होते हैं एयर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, वाटर या एसिड की वजह से।
तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्लोली डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर या एसिड, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और ये एक ब्राउन या रेड कलर का एक फ्लैकी सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं रस्ट। आप देख सकते हैं इसका एक रिएक्शन रस्ट के फॉर्मेशन का, Fe सॉलिड के फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में और वाटर लिक्विड के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में जब इसको मिलते हैं तो इट विल फॉर्म Fe2O3 प्लस X2O XH2O। वाटर जनरली लिक्विड के फॉर्म में होता है तो ये बना देगा रस्ट, दिस इज कॉल्ड रस्ट। और रस्टिंग को प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि रस्टिंग क्या करता है, जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं आयरन के बने उनको वीक कर देता है, स्टील के बने जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें वीक कर देता है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड, उनमें से कुछ कॉमन है जिसको हम बोलते हैं ऑयलिंग या ग्रीसिंग, मतलब ग्रीस या ऑयल लगा दीजिए आप आयरन के बने ऑब्जेक्ट पे या पेंट कर दीजिए। पेंट करने से क्या होता है कि जो आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते। और सबसे अच्छा मेथड एक है आपका गैल्वेनाइजेशन। और अब आप बताएं मुझे कि स्टील की बनी जो शीप्स होती हैं वो पानी के अंदर कैसे रहती हैं बिना रस्टिंग के। कमेंट में जरूर अपना आंसर दें और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको रिकमेंड करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।